Hello guys, today is 8th of May and we'll be covering the following articles. Moving on to the very first article, Impact of Russia-Ukraine War on Europe's Demography. तो रिसेंटली जैसा पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और उसका इफेक्ट क्या रहेगा यूरोप की डेमोग्राफी के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द सेकंड आर्टिकल, इंडिया सीज द एमरजेंस ऑफ 100th यूनिकॉर्न. इंडिया ने रिसेंटली एक 100वां यूनिकॉर्न का एमरजेंस देखा है, उसमें एक नया यूनिकॉर्न ऐड हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि 100 यूनिकॉर्न्स इंडिया के अंदर हो चुके हैं. उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इन द राइजिंग हीट द क्राई ऑफ आउटडोर वर्कर्स. तो अभी सबको पता है कि हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. तो उस बढ़ती हुई गर्मी के कारण क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, और स्पेशली जो बाहर काम कर रहे हैं लोग, जैसे जो खुले मैदान में काम कर रहे हैं गर्मी में, वो कैसा उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, उसके बारे में बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बिफोर ज्वाइनिंग ए न्यू जॉब. तो रिसेंटली एक जो एक्स सिविल सर्वेंट थी, उन्होंने एक नई जो जॉब है प्राइवेट सेक्टर में वो ज्वाइन करी है. उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, कैसे क्या पूरा प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ आर्टिकल, द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. तो रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का पार्ट सेकेंड रिपोर्ट आई है. ये फिफ्थ है, इसका भी पार्ट 1 आ चुका है पहले ही, और अब ये पार्ट सेकेंड आया, तो इसकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या इसके रिपोर्ट्स के अंदर है, वो हम डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसरोज यूनिक गोल फॉर वीनस मिशन. तो इसरो ने मार्स और मून के बाद वीनस पर जाने का मन बना लिया है कि वीनस के ऊपर हम एक मिशन लेके जाएंगे, और उसी से रिलेटेड पर्टिकुलर आर्टिकल है कि क्या वो मिशन है, क्या होगा. मिशन का नाम है शुक्रयान, राइट, क्योंकि वीनस को शुक्र बोलते हैं, जैसे मंगलयान था, राइट, चंद्रयान था, वैसे ही शुक्रयान फर्स्ट, राइट. तो इसके बारे में बात करेंगे. चलते हैं सबसे पहले आर्टिकल पे. इन द राइजिंग हीट द क्राई ऑफ विल्टिंग आउटडोर वर्कर्स. बढ़ती हुई गर्मी के अंदर जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या परेशानी है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है. पूरा आर्टिकल में हम यही बात करेंगे कि कैसे क्या हीट हो रहा है, आगे क्या होगा, इकोनॉमिक लॉसेस क्या है, और क्या करना चाहिए, राइट. क्योंकि गर्मियाँ तो कहीं जाने वाले नहीं है, बढ़ते हुए टाइम के साथ ये और बल्कि बढ़ती जाएंगी. और इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर क्या कर सकता है इन सब चीज़ के, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो वैसे इस पर्टिकुलर अगर इससे कुछ इफेक्ट हो जाता है तो उससे इंश्योरेंस सेक्टर कैसे डील करेगा, राइट. तो अभी जैसे आपको पता है कि धीरे धीरे यूजुअली क्या होता था, पहले हम गर्मी की छुट्टी में नाना नानी घर जाते थे, तो मई और जून के आसपास गर्मियाँ शुरू होती थी, मई और जून में, क्योंकि इसी टाइम छुट्टियाँ पड़ती थी. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फेब एंड बोल दीजिए या फिर मिड मार्च बोल दीजिए, मार्च स्टार्टिंग या मिड मार्च के आसपास आपको गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. और टेम्परेचर ये हर साल आगे बढ़ता ही जा रहा है. पहले मई नहीं होके अप्रैल था, अब अप्रैल से मार्च हो गया, और शायद क्या पता आगे आने वाले टाइम में फेब एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ही इतनी बुरी हालत हो जाए गर्मी के अंदर कि जो टेम्परेचर मई जून के अंदर होता था वो हम मार्च के अंदर भी महसूस कर पाएँ, राइट. तो अगर आर्टिकल की बात करते हैं, मोर एसफॉल्ट मेल्टिंग हीट वेव्स ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज आर ऑन द वे. तो एसफॉल्ट की मेल्टिंग मतलब जो रोड्स वगैरह होती हैं, वो मतलब एसफॉल्ट उसमें यूज़ होता है, तो ऐसी गर्मी पड़ने वाली है कि जो एसफॉल्ट है वो भी मेल्ट हो जाएगा. और ये क्यों? क्योंकि जो हीट वेव्स है वो क्लाइमेट चेंज से ड्रिवन है. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से ये हीट वेव्स इतनी गहरी इतनी ज़्यादा गर्म है कि जो एसफॉल्ट रोड्स के अंदर वो भी मेल्ट हो जाएगा, ऐसे चांसेस हैं. इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हेल्थ के ऊपर, लाइवलीहुड्स कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगी, क्योंकि थर्ड जो एशिया की, जो साउथ एशिया की पॉपुलेशन है, उसमें से 1/3 जो पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए 100 बंदे हैं साउथ एशिया में, तो 1/3 की बात करें तो 75 बंदे जो हैं, 75% या फिर 75 बंदे 100 में से वो करते हैं आउटडोर वर्क, मतलब कि बाहर काम खुले मैदान में, राइट. तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि जब बाहर रहेंगे तो गर्मी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहेगी. अब क्या होगा, क्या इसके बारे में होगा, उसकी बात करते हैं. टू डील विद दिस इंडिया मस्ट इनिशिएट सेफ्टी नेट्स. तो इससे डील करने के लिए इंडिया को एक सेफ्टी नेट्स इनिशिएट करना चाहिए. ये क्या होता है कि टारगेटेड ट्रांसफ़र एंड इंश्योरेंस स्कीम्स, राइट,
कि आउटडोर्स में जो वर्कर है उनका टारगेटेड ट्रांसफर्स हो, कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं, इससे इसको जैसे दिक्कत है तो इसको थोड़ा ठीक वाले टेम्परेचर वाली जगह पे भेजा जाए। इंश्योरेंस स्कीम्स वैसी हो कि हाँ जो गर्मी के कारण जो इश्यूज आते हैं उनके अंदर वो इंश्योरेंस के अंदर वो गर्मी वाला सीन ऐड किया जाए, राइट। जिससे क्या होगा कि जो बाहर काम करने वाले लोग हैं उसको कुछ सहायता मिले, राइट। अब अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क्स की इंडिया के अंदर, तो मर्क्यूअल मीटर, जैसे मरकरी से हम वो नापते हैं कितना टेम्परेचर है, तो हीट वेव्स है वो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल के ऊपर बेस्ड है। 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस अबाउ नॉर्मल मैक्सिमम। अगर नॉर्मल मैक्सिमम से देखा जाए तो हीट वेव किसको डिफाइन करता है, अगर नॉर्मल मैक्सिमम से 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर होता है तो उसको हम हीट वेव्स बोलते हैं। सीवियर हीट वेव्स कहाँ बोलते हैं, जब 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो हो जाता है टेम्परेचर, राइट। हीट वेव अगर टेम्परेचर वाइज बात करते हैं तो हीट वेव किस कैटेगरी में आता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर है उससे इक्वल या उससे ग्रेटर, कि ग्रेटर देन इक्वल, जो टेम्परेचर है ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो गया, हीट वेव, राइट। मूविंग ऑन, तो सीवियर हीट वेव क्या होता है। सीवियर हीट वेव ये है कि जब टेम्परेचर सेम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 47 डिग्री सेल्सियस, तो हो गया सीवियर हीट वेव, राइट। इसके अलावा वार्म नाइट कब होगी, जब जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उसके ऊपर ही कांस्टेंट रहे और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्रीज के ऊपर हो। जैसे रात का जो टेम्परेचर रहता है नॉर्मली, अगर उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो या फिर 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहता है तो वो वार्म नाइट कहलाई जाती है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं वेरी वार्म नाइट। सेम हेयर, ये वाला हो गया दिन का हिसाब किताब कि दिन में अगर इतना है तो इसको हीट वेव कहेंगे, इसको सीवियर हीट वेव कहेंगे। अगर रात में ये सेम हिसाब किताब होता है तो ये वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट, राइट। सेम अगर हीट वेव्स है तो कोल्ड वेव्स क्या होती हैं, कोल्ड वेव होती है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, राइट। तो कोल्ड वेव सेम यही, अगर ये बिलो है नॉर्मल, मान लो नॉर्मल है ये, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल है ये, अगर इससे 4.5% डिग्री सेल्सियस टू 6.4% डिग्री सेल्सियस रहता है, राइट, ऊपर, तो ये हो गया हीट वेव, राइट। सेम यही केस इसके नीचे रहता है डाउन में कि -4.5 डिग्री सेल्सियस माइनस किस से 25 डिग्री से टू 6.4 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया कोल्ड वेव। अगर सेम चीज़, जस्ट अ सेकेंड, एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर अगर पहला केस देखते हैं 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर एग्जांपल के लिए आप मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये होगा हीट वेव वाला केस। क्या हो रहा है, 25 डिग्री में ये चीज़ प्लस हो रही है, राइट। सेम चीज़ अगर ये हो रही है माइनस कितना 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये हो गया कोल्ड वेव, ये हो गया हीट वेव। अगर इसके बीच में रहता है तो इतना है, लेकिन अगर प्लस डायरेक्ट होता है 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो इसको क्या बोलते हैं, सीवियर हीट वेव, राइट। और सेम ऐसे ही उसमें होता है, कहाँ गया, तो 6.4 अगर यहाँ पे ऐड होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 6.4% माइनस में, तो ये हो गया सीवियर कोल्ड वेव, राइट। ओके, सेम कोल्ड डे एंड वेरी कोल्ड डे। तो साउथ एशिया का आगे अगर हम देखा जाए तो एक हॉटर फ्यूचर है कि नॉर्मल आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं है कि आजकल में ख़त्म हो जाएगा, आगे आने वाले समय भी हॉट रहेगा। क्यों, राइट। तो वही बोलते हैं कि इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी इन हीट वेव्स की वो साउथ एशिया में ऑलरेडी ऊपर है और सेट टू वर्जन इन द ईयर, आगे आने वाले टाइम में भी ये बिगड़ने वाली है। और
हीट वेव्स का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स को ही कर रही है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और न्यू दिल्ली, लेकिन वो साउथ के अंदर भी इफेक्ट पड़ रही है। इससे हो क्या रहा है कि जो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, कि एग्रीकल्चर में लेबर लगती है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में जो लेबर लगती है, तो ये दोनों ही काम आफ्टरनून में नहीं हो पा रहे हैं, राइट। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो आखिरी 100 साल के अंदर जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो चुके हैं, और अगर करंट रेट से ही चलते रहे तो वो 2100 तक, 2100 ईयर तक ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट। सो फार अगर 2022 की बात करते हैं तो ये 5th वार्मेस्ट ईयर है रिकॉर्ड का, आज तक के सालों में 2022 सबसे गर्म साल बताया जा रहा है। तो द प्रिवलेंस ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड सजेस्ट दैट इंडियाज वार्मिंग इज द रिजल्ट नॉट ओनली ऑफ लोकल फैक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इंडिया में गर्मी का कारण सिर्फ ये नहीं कि इंडिया ने कुछ गुनाह कर दिया या फिर कुछ इंडिया से ही हुआ है, नहीं, इसके अंदर इंडिया के लोकल फैक्टर्स के साथ साथ प्लस जो ग्लोबल वार्मिंग है, राइट, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जो गर्मी है या फिर हीट है उसको बढ़ाने में, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Scientists have made clear now greenhouse gas emission can increase temperature in the ocean leading to high temperature, कि ओशंस के अंदर भी ग्रीन हाउस गैस जिसका जो एमिशन है वो ओशंस के टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर रहा है। अब इस सब का मतलब ये नहीं है कि नेचर ही कुछ कर रहा है, मदर नेचर ही कुछ कर रहा है, लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं उसकी वजह से ये हो रहा है। अगर एक स्टडी की बात की जाए जो वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ने करी थी 2021 जुलाई में, तो हीट वेव्स और वाइल्ड फायर्स हैं वो बिना ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज के बिना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन का हाथ रहता ही है, आदमी कहीं ना कहीं घुस ही जाता है, राइट। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जो हाई इकोनॉमिक लॉसेज हैं, इकोनॉमिक लॉसेज बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे हैं, राइट। हीट वेव्स जो है वो यूरोप के अंदर जो है क्लाइमेट डिजास्टर की तरह एक आ रही है, और इंडिया की अगर बात करें तो लार्जेस्ट हीट एक्सपोजर्स है जो साउथ एशिया के अंदर वो इंडिया के अंदर ही आ रहा है। अगर स्टैट्स की बात करते हैं, एक स्टडी में दिखा कि 1,41,308 लाइव्स वर क्लेम्ड बाय एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर के कारण 1,41,308 जिंदगियां ले ली थी, कब, 1971 से लेके 2019 के बीच में, 2019 के बीच में, राइट। और इसमें से 17,362 जो थी वो हीट की वजह से थे, कि वो हीट को सहन नहीं कर पाए, राइट। अगर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक लॉसेस की बात करते हैं तो अगर ग्लोबल वार्मिंग 2% को एक्सीड करती है तो इकोनॉमिक लॉसेज जो है वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, यूएस ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएंगे। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के रुपीज़ में, तो 1.6 लाख करोड़, राइट, इतना नुकसान होने की संभावना है। अब इसके अंदर भी सबसे वल्नरेबल अगर साउथ एशिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तो ये मेजर 4 कंट्रीज़ हैं जो कि मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी के ऊपर हैं हाल फिलहाल साउथ एशिया के अंदर, राइट। इंडिया, अब इसमें क्या हो रहा है, अगर जब 40 डिग्री टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली वही हमने पहले बात की, आउटडोर वर्कर्स जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज डिपेंड्स ऑन लीडिंग एमिटर्स। अब अगर हम इसको उल्टा करने भी चाहें कि इसको सही कर दिया जाए किसी तरह, तो जो एमिट कर रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होगा, और इसमें इंडिया भी शामिल है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने, कल परसों प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा कुछ हाथ नहीं इसमें ये वो, लेकिन उसमें इंडिया भी है। इंडिया भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो इंडिया को खुद को भी वो रिड्यूस करना पड़ेगा। कार्बन एमिटिंग फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हटना, उनसे मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्लीनर और रिन्यूएबल फ्यूल्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, राइट। लेकिन इंडिया के अंदर ये चीज़ें बहुत ही स्लो चलती है। क्यों? क्योंकि हमारे नेता बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, राइट। पॉलिटिकल विल ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि इंडिया का ऐसा कुछ हो। कुछ एक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे पॉलिटिकल लीडर सेम है, लेकिन अगर कोई करता भी है तो उसको करने नहीं देते हैं। ये देखते हैं ना कि बगल वाला अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ ये नहीं कि मैं कोशिश करके ऊपर बढ़ जाऊँ, उसको पकड़ के नीचे ले आओ।
सेम ये चीज़ अपने पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी है कि किसी को ढंग का काम करने नहीं देना है, राइट। ओके, अब आगे किया क्या जाए। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो अडेप्टेशन ज़रूरी है। जब आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें डेली होनी है, आगे आने वाले टाइम में होनी ही होनी है, तो उसको अडेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी, जो हमने कोविड टाइम में किया, राइट। कोविड के से पहले मैं नहीं जानता कि किसी को मास्क नाम का चीज़ भी पता होता कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी कोविड नॉर्मल कंडीशंस हो चुकी है, लेकिन आज भी लोग मास्क लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अडॉप्ट कर लिया है लोगों ने कि हाँ मास्क तो लगाना ज़रूरी ही है, सिर्फ कोरोना से बचने के लिए नहीं, वैसे भी आपके फेस को प्रोटेक्ट करता है, राइट। पॉल्यूशन से बचाता है, राइट। उसके अलावा धूल मिट्टी, किस क्या, डर्ट, राइट, सैंड, सेफ रखता है, राइट। सबसे मेन सनलाइट से बचाता है, तो काफ़ी यूज़फुल है। सिर्फ कोविड के ही पर्सपेक्टिव में मत देखिए, मास्क हमेशा से ही वो एक अच्छा साधन रहेगा कि हाँ आपकी सेफ्टी करेगा, तो हमने उसको अडेप्ट कर लिया है। सेम चीज़ ये हमको क्लाइमेट वाले सीन में भी करनी पड़ेगी कि अडेप्टेशन करना पड़ेगा, राइट। अब चाहे कुछ भी कर लो, टेम्परेचर्स जो है वो बढ़ते ही जाएंगे, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो, राइट, कि कितना कुछ भी तिकड़म लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज कुछ करोगे कल को टेम्परेचर गिर के धड़ल्ले से नीचे आ जाएंगे, नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन तब तक क्या किया जाए, राइट। क्रूशियल एस्पेक्ट अगर हम बात करते हैं अडेप्टेशन का, तो मेजर यही है कि इन्वायरमेंटल केयर, कि आसपास पेड़ लगाइए, इन्वायरमेंट को केयर कीजिए, जो कि कूलिंग करने में कंट्रीब्यूट करे, राइट। अगर हीट वेव्स की ओरिजिन की बात करते हैं कि हीट वेव्स आती कहाँ से हैं, तो डिग्रेडेड लैंड आपके पास, मतलब पेड़ ही नहीं है, नीचे ज़मीन गर्म हो रही है तो दनादन वो जैसे पेड़ काट दिए, ज़मीन जो है वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पहले कोई फिल्टर है, जैसे पेड़ रहता है, तो पेड़ के छाया के नीचे हमेशा ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि वो जो भी सनलाइट है वो उसको ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर पेड़ है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो डायरेक्टली लैंड को गर्म करेगा। जब हवा उसके ऊपर से जाएगी तो लैंड गर्म है, तो उसके ऊपर से हवा जा रही है तो वो भी गर्म जाएगी, राइट। अब हम लगे हुए हैं पेड़ काटने में, अब तो फिर वो तो चीज़ होनी ही है, राइट। उसके अलावा क्या है, वाइल्ड फायर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो रहा है, ऊपर से पेड़ काट दिए आप लोगों ने, हम लोगों ने, आप लोगों ने, क्या मतलब हमारा सबका ही कंट्रीब्यूशन के अंदर उसके अंदर है। तो पेड़ काटने से क्या हो रहा है कि वो जब सनलाइट सूखे पत्तों के ऊपर पड़ती है तो वाइल्ड फायर्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि डिग्रेडेड लैंड के अंदर है वो, सॉरी, वो वाटर इंटेंसिव चीज़ है, और वो कहीं एग्रीकल्चर कोई सा भी हो, जहाँ पे ज़्यादा हीट होगी वहाँ पे वो फल फूलेगा नहीं, वो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, उसको हमेशा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी देख सकते हैं। अब इसको किया क्या जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे मेजर जो कि वाटर इंटेंसिव नहीं है उसके ऊपर हमें चलना चाहिए, कि जहाँ पे पानी कम से कम लगे वो चीज़ अपनाओ, राइट। जिससे क्या होगा, एफॉरेस्टेशन को सपोर्ट करो, जिससे कि वार्मिंग थोड़ा सा कम होगी। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो जो वार्मिंग है वो कम होगी, राइट। अब अगर हम बात करते हैं जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उनके रिस्पॉन्स, क्या किया जाए उनके रिस्पॉन्स के लिए, तो फाइनेंशियल ट्रांसफर्स जो हैं वो कैन बी डायरेक्टेड टू हेल्प फार्मर्स प्लांट ट्रीज एंड बाय इक्विपमेंट बेटर सूटेड फॉर द एक्सट्रीम वेदर। तो जो गवर्नमेंट ट्रांसफर्स कर रही है वो इसके ऊपर टारगेटेड हो सकते हैं। कैसे? कि फार्मर्स को या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांसफर्स होते हैं वो प्लांट के लिए भी दिए जाएँ कि आप प्लांट्स लगाइए, और उनको इक्विपमेंट दिया जाए जो उनको एक्सट्रीम वेदर के अंदर हेल्प करे, राइट। ड्रिप इरिगेशन के लिए सपोर्ट दिया जाए, जिससे कि हैवी वाटर यूसेज को कम किया जाए। उसके अलावा स्लैश एंड बर्निंग जो टेक्निक चलती हैं मोस्टली, तो अपने मतलब अगर मेजरली हर साल न्यूज़ में रहता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ पार्ट, तो वहाँ पे ये चीज़ कम करनी चाहिए। उसके अलावा अर्बन ग्रीन जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो स्ट्रीट के आसपास ट्रीज़ लगाइए, फॉरेस्ट लगाइए, रूफ्स को ग्रीन रखिए, जिससे कि जो आसपास का टेम्परेचर है वो ठंडा हो पाए, राइट। वर्कर्स इन सिटीज़ एंड विलेजेस कैन बेनिफिट फ्रॉम अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेटर प्रिपेयर्डनेस एज वेल एज कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम ड्यूरिंग एन एपिसोड। अगर मान लो हीट वेव का कोई आने वाला है कि हाँ आगे आने वाले 10 दिनों में हीट वेव ज़्यादा रहेगी, तो उनको एक अर्ली वार्निंग दी जा सकती है कि
आगे हीट ज़्यादा रहेगी तो अपना इंतज़ाम करके रखें, राइट। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा उनका। उसके अलावा इंश्योरेंस की कोलैबोरेशन की बात करें तो उसके अंदर जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको ट्रांसफ़र कहाँ कर सकते हैं, रिस्क ऑफ सीवियर हीट फेस्ड बाय इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स टू इंश्योर। अगर इन पर्टिकुलर लोगों को हीट से कोई दिक्कत आती है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम ये इंश्योरेंस वाली स्कीम डाल सकते हैं। अगेंस्ट नेचुरल हैजार्ड इज मिनिमम नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एशिया वेयर इज लेस 10% ऑफ लॉसेज आर टिपिकली कवर्ड। तो अगर नेचुरल हैजार्ड का अगर इंश्योरेंस की बात करें तो नेचुरल हैजार्ड के नाम पे कोई इंश्योरेंस है ही नहीं, राइट। जैसा आपने कि ओ माई गॉड वाले केस में देखा होगा, अगर आपने वो मूवी देखी है तो वहाँ पे भूकंप आता है, उसके केस में कोई नहीं, क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड है, तो वो नेचुरल डिजास्टर था, इस वजह से वो पूरा सीन था। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में नेचुरल हैजार्ड के लिए जो प्रोविजंस हैं या फिर जो इंश्योरेंस है वो बहुत ही मिनिमल है, और अगर है भी तो उसमें लॉसेज जो है वो लेस देन 10% ही कवर हो पाते हैं। तो इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हम स्टडी की बात करते हैं, स्टडी वार्न करती है कि हीट स्ट्रेस इनइक्वालिटीज़ जो है कि पुअर पॉपुलेशन को ज़्यादा हीट लगती है। नए वाले तो जो अच्छे अपने अच्छा खासा कर सकते हैं, जिनके पास, आप लोग भी अगर होंगे तो आपके घर में फ़ैन होगा, कूलर होगा, एसी भी चल रहा होगा, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये हैं जिनको कूलर भी नसीब नहीं है, वो गर्मी में रहने पेड़ के नीचे सो रहे हैं, तो राइट। तो ये एक स्टडी के दौरान पता चला है कि जितना जो आदमी पुअर सेगमेंट्स के है उनको हीट वेव ज़्यादा लग रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके पास वो साजो सामान, उनके पास वो हम कह सकते हैं कि प्रोविजंस, या फिर उनके पास वो एक्सेस नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ का जिससे कि वो उस हीट वेव को कंट्रोल कर सकें, या फिर उसको उसके खिलाफ खड़े रहें कि हाँ अगर हीट वेव होती है तो हमारे पास फ़ैन है, पंखा है, कूलर है कि हम उसको झेल लेंगे, राइट। इंश्योरेंस स्कीम्स को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स जॉइंटली अगर करते हैं, जैसे कि रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म अगर होता है, तो वर्कर्स के लिए काफ़ी मदद हो सकती है कि इंश्योरेंस स्कीम्स के पास एक पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जॉइंटली अगर करते हैं रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा टारगेटेड ट्रांसफर्स एंड इंश्योरेंस स्कीम कैन कुशन फाइनेंशियल हार्डशिप्स फॉर एग्जांपल बाय इंप्रूविंग क्रॉप रेजिलियंस ऑफ हीट वेव्स, राइट। कि टारगेटेड ट्रांसफ़र किए जाएँ। इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं ये दोनों ही चीज़ जो हीट वेव्स के दौरान उनकी क्रॉप फेलियर से जो फाइनेंशियल हार्डशिप होती है उसको ये हेल्प कर सकते हैं, राइट। अब इस सब को गवर्नमेंट के इकोनॉमिक प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि एक सेफ्टी नेट पॉलिसी बन सकती है सस्टेनेबल, और वो रिवर्स करने के लिए भी हार्ड होगी, राइट। कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं, इंडिया ऑफर्स ए रेंज ऑफ फूड एंड फ्यूल सब्सिडीज बट मोस्ट ऑफ देम आर पुअरली टारगेटेड। इंडिया हालांकि बहुत सारी फूड एंड फ्यूल सब्सिडी देता है, लेकिन वो बहुत ही पुअरली टारगेटेड रहता है। द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर एंड इंश्योरेंस लिंक टू बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस शुड बिकम ए प्रायोरिटी। तो प्रोविजन जो है ट्रांसफ़र और इंश्योरेंस का, जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग करने का हो, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। Heat waves are involving regions of India in downward spiral and the situation projected is to get worse। तो हीट वेव जैसा आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में ये ज़्यादा ही ज़्यादा गर्म होने वाला है सीन, और इससे क्या होगा, आउटडोर के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट फेस करने वाले हैं, राइट। तो इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल था। और करना क्या चाहिए, टाइम कैश ट्रांसफ़र एंड इंश्योरेंस स्कीम टू स्टेट एंड लोकल ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स will not only provide some financial cover for outdoor worker but also motivate small scale investment in much needed resilience to heat waves। अगर हम कैश ट्रांसफ़र की कोशिश करें जो कि रिलेंट इंश्योरेंस स्कीम है स्टेट और लोकल ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सिर्फ उनको फाइनेंशियल कवर ही नहीं देगी, लेकिन उनको मोटिवेट भी करेगी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि जब हीट वेव्स हों तो वो उसको फेस करने के लिए तैयार हों, राइट। दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अगर हम इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो हीट वेव्स क्या होती हैं, राइट। कोल्ड वेव्स क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस। इसके अलावा मेंस में डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि राइजिंग आपने देखा है टेम्परेचर का, तो इसका कैसा क्या रोल है, कैसे गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरवीन करके इसको सही कर सकती है, इसके बारे में पूरी बात कर सकते हैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बिफोर ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब। नई जॉब ज्वाइन करने से पहले जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है।
उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात करेंगे। हुआ क्या है, अर्चना गोयल गुलाटी जी हैं 1989 बैच ऑफिसर फ्रॉम इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, इंडियन PNTFS से, राइट, जिन्होंने रिसेंटली गूगल ज्वाइन किया है एज अ चीफ ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और ये ज्वाइन करने के लिए उन्होंने VRS लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज। अब उन्होंने 1 साल का जो कूलिंग पीरियड है वो कर लिया है कंप्लीट, जो कि एक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब लेने से पहले ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो पर्टिकुलर आदमी उस अपनी प्रीवियस पोजीशन का मिसयूज़ ना कर पाए। तो वो एक महीने का 1 साल का कूलिंग पीरियड मिलता है। ओके, बात करें तो कूलिंग पीरियड होता क्या है। पोस्ट रिटायरमेंट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट जो होता है तीनों सर्विसेज के अंदर, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विसेज हो, वो ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम बेनिफिट रूल्स एंड फॉर सिविल सर्वेंट्स अंडर CCS पेंशन रूल्स के अंदर वो आता है, राइट। पोस्ट रिटायरमेंट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, अगर हम CCS की बात करते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स की बात करते हैं, इफ़ ए पेंशनर who immediately before his retirement was a member of Central State Services Group 1 wishes to accept any commercial employment before expiry of 1 year from the date of retirement, he or shall obtain the previous sanction of the government to such acceptance। तो अगर कोई भी सेंट्रल सर्विस ग्रुप A का बंदा अपने रिटायरमेंट के बाद किसी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करने के लिए ख्वाहिश रखता है, तो उसको ज्वाइन करने से पहले उसका एक गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना और उसका अप्रूवल लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और ये कब होगा? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो ये फिक्स कर रखे कि 1 साल के बाद आप 1 साल से पहले आप ज्वाइन नहीं कर सकते। सेम अगर दूसरे रूल की बात करें, रूल 26 ऑफ द AIS ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम बेनिफिट रूल्स, ये रिस्ट्रिक्ट करता है एक पर्सनल को फ्रॉम कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेप्ट विद गवर्नमेंट सैंक्शन। तो ये शायद उल्टा हो गया PPT में, ये ऊपर आना चाहिए था और ये नीचे आ गया, राइट। ये मतलब ये पूरा सेक्शन, तो पहले होता रूल्स ये कि उसको 1 साल के बाद ही ज्वाइन कर सकता है या फिर उस बिना गवर्नमेंट सैंक्शन के, राइट। कूलिंग ऑफ पीरियड 2007 तक की अगर हम बात करें, पहले 2 साल था, लेकिन बाद में अमेंड करके गवर्नमेंट ने इसको 1 साल कर दिया। अब नॉन कंप्लाई विद दीज रूल्स कैन लीड टू गवर्नमेंट डिक्लेयरिंग द एम्प्लॉय शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू होल और सच पार्ट ऑफ द पेंशन फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रूल्स ये कहते हैं कि अगर कंप्लाइन नहीं करता है कोई भी कोई भी एम्प्लॉय कि वो जाने से पहले इन पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो जो उसको पेंशन मिल रही है वो रोकी जा सकती है, चाहे कुछ पार्ट या फिर पूरी की पूरी पेंशन। और वो जो पीरियड है वो भी स्पेसिफाई नहीं होगा कितने पीरियड के लिए, तो जिस टाइम तक गवर्नमेंट चाहे उस टाइम तक उसकी पेंशन रोक सकती है। अब व्हेन डज ए गवर्नमेंट अलाउ और टर्न डाउन सच रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेंशनर्स। अब गवर्नमेंट जो है वो कब तो अलाउ करेगी और कब टर्न डाउन करेगी ऐसे रिक्वेस्ट पेंशनर्स के थ्रू। तो अगर रूल्स की बात करें तो CCS के जो रूल्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि सेवरल फैक्टर्स हैं गवर्नमेंट के सामने, जो कि मतलब अगर वो परमिशन ग्रांट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं तो उनको कंसिडर कर सकती है। अब इसमें क्या क्या है, वेदर ए नो ऑब्जेक्शन फॉर द प्रपोज एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फ्रॉम द ऑफिस विद द ऑफिस रिटायर्ड। सबसे पहले कि एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये बोल सकते हैं कि जिस भी एम्प्लॉयमेंट में वो जा रहा है उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। कहाँ से? कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से। वो कहाँ थी? जहाँ से कि वो रिटायर हुआ है, राइट। Whether the office has been privy to sensitive or strategic information in the last 3 years of service। ये जो भी ऑफिसर है वो कहीं ऐसी जगह तो नहीं था जहाँ पे कि एक सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन हो पिछले 3 साल के अंदर, कि ऐसी कहीं जगह पे पोस्टिंग तो नहीं थी जहाँ से कि उसको एक सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी जो कि डायरेक्टली लिंक कर सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसको वो ज्वाइन करने का सोच रहा है, राइट। Whether there is a conflict of interest between the policies of the office he has held in the last 3 years and interest work for this of organization। ऐसा तो नहीं है कि जिस ऑफिस के लिए ये पहले काम कर रहा था जो कि गवर्नमेंट ऑफिस था और अब जहाँ पे नई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उन दोनों के ही जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि सेम है कि हाँ पहले भी ये मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि पहले IT डिपार्टमेंट में थे
और अब भी वो जाके गूगल में जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक करता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने सीखी वो कहीं ना कहीं गूगल के लिए वो काम आ सकती है, राइट। ये सिर्फ एग्जांपल है, ये आइडियल सिनेरियो नहीं है, राइट। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रेजुडिशियल टू इंडियन फॉरेन रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक हार्मनी। तो जो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं थी प्रीजुडिशियल इंडियन फॉरेन रिलेशंस को लेके, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में या फिर डोमेस्टिक हार्मनी के मैटर में, राइट। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन ही प्रपोजेस टू ज्वाइन इज अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटी फॉर द इंटेलिजेंस गैदरिंग, क्या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं वो किसी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कुछ ऐसा प्रपोज तो नहीं कर रही, कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए उनको ज्वाइन करवा रही है, राइट। तो अगर इसके अंदर देखा जाए अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड इकोनॉमिक कंपटीशन विद द गवर्नमेंट और इट्स अंडरटेकिंग। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पैसे वाली बात नहीं कि इकोनॉमिक कंपटीशन है इस वजह से वो हो रहा है, राइट। ये एक्सेप्शन है। वट अबाउट गवर्नमेंट सर्वेंट्स ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आफ्टर रिटायरमेंट्स, अब उस केस में क्या होगा जब रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट्स है वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेती हैं, राइट। जब सर्विस में है तो जो कंडक्ट रूल्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बार करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट करने के लिए, राइट। या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज़ को असिस्ट करने में किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी को। तो सेम ये है सिंपल सा कि अगर वो सर्विंग है तो वो किसी भी कंडीशन में उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकता है, राइट। अब इसके लिए 2014 के अंदर, नवंबर 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट आया जिसमें कि एडेड ए फ्यू क्लॉज टू रूल 3 के अंदर एक क्लॉज ऐड किया गया जिसमें लिखा हुआ एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेल एट टाइम्स मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड कमिट हिमसेल्फ टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमेशा ही एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करे और वो खुद को कमिट करे टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, उसको अपहोल्ड करे, राइट। देयर इज़ नो रूल हाउएवर टू स्टॉप गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आफ्टर रिटायरमेंट, और ये ऐसा कोई रूल नहीं है हाल फिलहाल की डेट में कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने से रोके, राइट। अगर 2013 की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को लिखा था एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो कि पॉलिटिक्स को रिटायरमेंट कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें रिटायरमेंट के बाद, लेकिन ये चीज़ रिजेक्ट हो गई थी, राइट। तो मेजर हमने इसमें देख लिया कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है, क्या क्या रूल्स हैं और उस रूल्स में क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं या फिर क्या क्या सब रूल्स हैं, राइट। अगर इसके अंदर डायरेक्ट हम बातें करें तो सबसे मेजर तो ये एथिक्स वाले केस के अंदर आ सकता है, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड के ऊपर आपका टेक क्या है, राइट। उसके अलावा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के अंदर कुछ हम फॉर्डर पॉइंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मेजरली ये मेंस पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है। हम इस पर्टिकुलर जो ये केस है अर्चना गोयल गुलाटी जी का, इसको हम एज ए फॉर्डर पॉइंट कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि सिविल सर्वेंट्स के कॉम्पिटेंसी या उसके बारे में बात आती है, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 पार्ट 2। जैसा आपको पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का पार्ट 2 आ चुका है। तो उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स आई है उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर कंटेक्स्ट देखा जाए या फिर रिसेंट अगर हाईलाइट देखी जाए तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, मतलब कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, एक औरत के ऊपर जो कितने बच्चे हैं, अगर उसको हम बात करते हैं तो वो 2.2 से डिक्लाइन होके 2.0 हो गई है नेशनल लेवल में, राइट। ये रिपोर्ट क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 पार्ट 2। 2.2 कब थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अंदर, राइट। ओके, तो ये NFHS बन कर रही है क्या? ये एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है, राइट।
जो कि कंडक्ट किया जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड्स में थ्रू आउट इंडिया। इंडिया के थ्रू हर एक प्रदेश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह में ये कंडक्ट किया जाता है, राइट। अब कंडक्ट करता कौन है? IIPS इसकी एक नोडल एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल गाइडेंस देती है NFHS को, राइट। इसको फंड किया था USAID ने, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और अगर दूसरी बात है सप्लीमेंट्री सपोर्ट दिया यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने। पहला फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट वॉज कंडक्टेड 92-93 के आसपास। ये हो गया मेजर पार्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये जो सर्वे है ये इन्फॉर्मेशन देता है स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर किन पर्टिकुलर चीज़ों के, फर्टिलिटी रेट के ऊपर, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग का क्या स्टेटस है, मैटरनल चाइल्ड डेथ का क्या स्टेटस है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, स्टेट और नेशनल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है, एनीमिया का क्या स्टेटस है, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का क्या स्टेटस है थ्रू आउट इंडिया एंड इन पर्टिकुलर स्टेट्स, राइट। तो ये मेजरली 7-8 जो पॉइंट्स है इसके ऊपर ये फोकस रहता है। अब NFHS 5 के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, वो क्या मॉडिफिकेशन है वो देख लेते हैं। अब इन्होंने नया फोकल एरियाज ऐड किए हैं, स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड इवॉल्विंग न्यू स्ट्रेटजी फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन। ये एरियाज कौन कौन से हैं कि चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की डोमेन को एक्सपैंड किया इन्होंने, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला जो कंपोनेंट था वो ऐड किया है चिल्ड्रन वाले केस में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ऐड किया है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल एंड टबैको यूज़, कोई भी कितने फ्रीक्वेंटली अल्कोहल या टबैको का कंज्यूम करता है ये एक पॉइंट ऐड किया है। उसके अलावा NCDs का एक एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर। उसके अलावा एज रेंजेस जो है उसको चेंज किया है, मेजरिंग हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज़ अमंग ऑल एज 15 ईयर्स एंड अबव। तो हाइपर टेंशन और डायबिटीज़ को जो मेजर करने की एज थी उसको बढ़ाया है, राइट। अगर हाईलाइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि जो फर्टिलिटी लेवल है वो 2 हो गया है ऑल ओवर नेशनल लेवल के ऊपर। तो 5 ही ऐसे स्टेट है जो कि रिप्लेसमेंट लेवल के अबव हैं, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल मतलब 2.1 कि रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि ये मेल कैंडिडेट है, ये फीमेल कैंडिडेट है, तो ये दो हो गए 1 + 1 2। इसको रिप्लेस कब करेंगे? जब इन दोनों से ज़्यादा आदमी आएंगे, तो 2.1 ही ये जो फर्टिलिटी रेट का 2.1 है नंबर, ये एक रिप्लेसमेंट लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें 5 ही स्टेट है जो इसको कवर इसके ऊपर जा रहे हैं। सबसे नीचे मणिपुर, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मेघालय, और सबसे ऊपर हमारा प्यारा बिहार, हमेशा की तरह सबसे ऊपर, राइट। अगर हम देखें 1992 का केस अगर हम देखते हैं तो उस टाइम था 3.4, 98 के अंदर 2.9, 2005 के अंदर 2.7, 15-16 के अंदर 2.2 और 2019-21 के अंदर सिर्फ 2 रह गया है, राइट। इसके अलावा अगर इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स की बात करें, इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब कि घर पे बर्थ ना हो कि किसी हॉस्पिटल में किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके उस पर्टिकुलर बच्चे का बर्थ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हुआ है अक्रॉस इंडिया 79% से 89% हो गया है। और रूरल एरियाज़ के अंदर 87% जो बर्थ हैं वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही होते हैं, और अगर अर्बन की बात करते हैं तो वो 94% है। अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं NFHS के सर्वे के थ्रू, तो जो 3/4 मोर देन 3/4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 एंड 23 मंथ आर फुल्ली इम्यूनाइज। अगर हम इंजेक्शन या इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो 77% बच्चे 12 महीने से लेके 23 महीने के बीच में जो बच्चे हैं, 1 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें 77% जो चिल्ड्रंस हैं वो इम्यूनाइज्ड हैं। अगर स्टंटिंग की बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर अंडर 5 एज, तो वो मार्जिनली डिक्रीज हुई है 38% से 36% पिछले 4 साल के अंदर, राइट। स्टंटिंग की अगर बात करते हैं तो हाई जो रूरल एरियाज़ के अंदर है वो हायर परसेंटेज है 37%, और अर्बन एरियाज़ के अंदर वो है 30%, राइट। तो मेजर 2 चीज़ें तो ये हो गई। इसके अगर हम बात चलते हैं तो डिसीजन मेकिंग मतलब औरतों का कितना सहयोग रहता है एक पर्टिकुलर परिवार के अंदर, वो अपने जो डिसीजन है उसको बना पाएँ या उसके अपने डिसीजन बता पाएँ। तो
यूजुअली अगर देखा जाए तो 3 मेजर हाउस होल्ड डिसीजंस के अंदर उनका काम आता है: हेल्थ केयर फॉर हर सेल्फ, मेजर हाउस होल्ड परचेजेस, विजिट टू हर फैमिली और रिलेटिव्स। तो इनके अंदर मेजरली वुमेन का पूछा जाता है। मतलब आप देख रहे हैं कितना ही मैं कहता हूँ कि ये कहीं डाउनग्रेडेड ही है कि खुद की हेल्थ के लिए उनको काउंट किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, खुद की हेल्थ ठीक है, वो दूसरों की तरह रखती हैं, लेकिन खुद की हेल्थ के लिए काउंट किया जाए कि हाँ वो उनका इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उससे पूछा जा रहा है। उसके अलावा मेजर हाउस होल्ड परचेज, घर में क्या सामान खरीदा जाएगा, विजिट टू हर फैमिली और रिलेटिव्स की वो कहाँ घूमने जाएगी। इसके अलावा और भी काफ़ी पर्सपेक्टिव्स हैं जहाँ पे वी शुड हैव वुमेन्स डिसीजन कि घर पे क्या काम होगा, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, और भी इम्पोर्टेंट जो हमारे डैड पिताजी लोग लेते हैं उनमें मदर का क्यों नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो हाई हो रही है। 80% लद्दाख में से 99% तो नागालैंड मिजोरम, राइट। रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो 77%, अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो 81%। मतलब कि मेजरली अगर देखा जाए तो मर्दों की चल रही है। द प्रेवलेंस ऑफ वुमेन हैविंग बैंक और सेविंग्स अकाउंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 53% टू 79% इन लास्ट 4 ईयर्स। अगर हम बात करते हैं अकाउंट की तो धन्यवाद करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि जनधन अकाउंट खोल के ये डेटा तो ऊपर ले ही आए, लेकिन अभी भी ये काफ़ी कम है। 53 से 79% तक ही पहुंचा है। इसको 100% किया जाए या फिर 100% के पास ले जाया जाए तो कुछ मज़े वाली बात हो सकती है, राइट। राइज इन ओबेसिटी, कि ओबेसिटी में राइज हुआ कंपेयर टू NFHS 4th। जो ओवरवेट है जो इंक्रीज़ किया है भाई साहब, कि लोग मोटा होना ज़्यादा हो गए हैं। अगर नेशनल लेवल की बात करते हैं तो 21% से वो 24% पर पहुंच गया है वुमेन के अंदर, और अगर मैन की बात करते हैं तो 19% से वो 23% के अंदर पहुंच गया है। मोर देन, अगर हम बात करते हैं कि मोर देन थर्ड ऑफ ए वुमन फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सेक्शंस वो है उसके अंदर, मोटापे के अंदर है। अंडर एज मैरिज की अगर हम बात करते हैं, नेशनल एवरेज ऑफ अंडर एज मैरिज हैज़ कम डाउन, द रेट हैज़ इंक्रीज इन पंजाब, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, अकॉर्डिंग टू 5th राउंड ऑफ द फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्टेड बिटवीन 2019 एंड 21। तो अंडर एज की जो मैरिज की जो रेट है वो काफ़ी कम हुई है। बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं ये पॉइंट है कि अच्छा इंडिकेशन है कि अंडर एज मैरिजेज जो है वो कम हो रही हैं। इसके अलावा अगर लार्जेस्ट जंप देखें तो त्रिपुरा ने जंप किया है इसमें कि जो अंडर एज मैरिजेज हैं वो बढ़ी है वहाँ पर 33.1%। 4th सर्वे से जो कि 15 के अंदर होता है उससे अब 40.1% हो गई है, राइट। और ये सेम चीज़ अगर आदमियों के अंदर देखा जाए तो 20% है। NFHS 5 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 23.3% वुमेन वो मैरिड हो गई थी लीगल एज से पहले ये था 26%, अब 23%, मतलब इम्प्रूवमेंट है। दिस फिगर अंडर एज मैरिजेज अमंग मैन इज 17.7%, जो कि इसमें भी कमी आई है कि पहले 20% से जो 19-21 साल से पहले ही शादी कर लेते थे, अब वो चीज़ 17% ही बची है। किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये नहीं होता कि काया पलट देंगे एक रात के अंदर। हर चीज़ टाइम लेती है, चाहे वो तैयारी हो, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इसी का हम एग्जांपल ले लें, 20% से 17% आई है ना, तो अगली बार हम 17 से 12 लेके जाएंगे, 12 नहीं 14 लेके जाएंगे, लेकिन 17 से ऊपर नहीं जाने देंगे। कल अगर हम 8 घंटे पढ़े थे तो आज भी 8 घंटे पढ़ेंगे, आज भी 8.5 घंटे पढ़ेंगे, आज भी 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 8 से नीचे नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये तो मेरा लेवल मैंने अचीव कर ही लिया है, राइट। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, यूएस सेट के ऊपर आ सकता है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता, यूनिसेफ के लिए आ सकता है, IIPS क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी, या फिर अदर हेल्थ इंडिकेटर्स जो होते हैं उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो मेजर यही था इस पर्टिकुलर हेल्थ सर्वे के अंदर, और जैसे ही नेक्स्ट कुछ आता है तो उसके ऊपर अपडेट आपको मिल ही जाएगा। आप टॉपर्स नोट्स देखते रहिएगा, एंड जो करंट अफेयर मैगजीन है वो भी देखते रहिए। अगर हम चलते अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, इसरोज यूनिक गोल फॉर वीनस मिशन। तो भाई साहब इसरो ने कह दिया हम चले वीनस पे, राइट, हम तो वीनस पे जा रहे हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो तैयार है अपने वीनस मिशन के लिए, जिसको बोला है उन्होंने शुक्रयान फर्स्ट।
जैसे कि चंद्रयान, जैसे कि मंगलयान, वैसे ही शुक्रयान। तो ये प्रोजेक्ट को कंसीव कर लिया गया इसकी रिपोर्ट को कि हाँ ठीक है चला जाए, बजट भी उसके लिए आइडेंटिफाई कर दिया है। तो ये रिसेंटली नया न्यूज़ है। अब शुक्रयान की अगर हम बात करते हैं तो ये पहला मिशन होगा वीनस के ऊपर आफ्टर सेंडिंग सिमिलर मिशन टू मून एंड मार्स। मार्स और मून के बाद ये वीनस के लिए पहला मिशन है। इससे पहले हम कर चुके हैं मून और मार्स के लिए। अब ये मिशन एम क्या करेगा कि उसकी सरफेस को पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, और जो उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स जो उसके ऊपर हो रहे हैं उसके अंदर की मिस्ट्रीज क्या हैं उनको देखा जाए, राइट। अब ऑर्बिटर जो है वो थर्ड मिशन है, अनाउंस्ड टू इन्फर्नो वर्ल्ड ऑफ वीनस आफ्टर नासा अनाउंस 2 प्रोब्स फॉलोड बाय द स्पेसक्राफ्ट बाय यूएसए। तो सबसे पहले यूरोपियन एजेंसी, स्पेस एजेंसी ने एक ऑर्बिटर भेजा था, उसके बाद नासा ने भेजा, और अब भारत वाले कारनामा करने वाले हैं। अब ये प्रॉब्स करेंगे क्या? वो इन्वेस्टिगेट करेंगे क्लूज़ का जो कि अंडरस्टैंड करने का काम आएगा अर्थ के मिस्टीरियस ट्विन को, डिस्ट्रक्टिव जो उसका पास्ट है उसको, कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे वो अलग हुआ, क्यों वो इंडिया मतलब अर्थ का ट्विन कैसे है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इस पर्टिकुलर प्रोब से ये पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सरफेस प्रोसेस, सरफेस का प्रोसेस, शैलो सब सरफेस स्ट्रेटोग्राफी इंक्लूडिंग एक्टिव वोल्केनिक हॉटस्पॉट एंड लावा फ्लोज। तो सरफेस को देखेंगे, शैलो सब सरफेस को देखेंगे, वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स को देखेंगे, लावा फ्लोज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर मिशन का। उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और डायनेमिक, किस चीज़ का, ये सब एटमॉस्फेयर का, उसके एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, डायनेमिक्स क्या है। सोलर विंड का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको देखेंगे। विनीशियन मतलब वीनस का जो आइनोस्फेयर है उसके साथ, कि उसके अंदर क्या चेंज है। अब बहुत ही सही ये मिशन है, लेकिन ये डिले चल रहा है। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2024 का ये विंडो लेके चल रहे हैं कि इस दिन हम वो लॉन्च कर देंगे। ये तब होगा जब अर्थ और वीनस इतना अलाइन होंगे कि जो स्पेस है वो कुड बी पुट इन द नेबरिंग प्लैनेट्स ऑर्बिट यूजिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट, कि मिनिमम फ्यूल के साथ उस वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर हम अपने स्पेसक्राफ्ट को भेज सकते हैं। और ऐसा ही नेक्स्ट सिमिलर विंडो आएगा 2031 के अंदर। डिलेज इसी वजह से हैं कि वो जो सेम कक्षा के अंदर आ जाएंगे, सेम इनसाइट के अंदर आ जाएंगे, कि जो ऑर्बिट्स हैं वो मिनिमम डिस्टेंस पे हों, ताकि वो फ्लाइट को ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पेट्रोल ना लगे या फिर फ्यूल ना लगे, उसको देखते हुए डिलेज चल रहे हैं। 2024 के अंदर इसकी डेट है। अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सोलर सिस्टम एज अ होल, ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम के में से कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वीनस, इसरो और मून के बारे में ये चीज़ पूछी जा सकती है, कि इसरो के बारे में पूछ सकते हैं, वीनस के बारे में पूछ सकते हैं, इसके अलावा नासा के बारे में पूछ सकते हैं, उसके अलावा नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, राइट। चलिए, दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर्स। कीप वॉचिंग टॉपर्स नोट्स को देखते रहिए, वेबसाइट विजिट कीजिए, ऐप विजिट कीजिए, टेस्ट दीजिए। महीना भर के आसपास बताया, महीना भी 28 दिन बाकी हैं प्रीलिम्स को। जुड़ जाइए बस। करंट अफेयर्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ वीडियो देखिए और ख़त्म कीजिए। एक दिन का करंट अफेयर्स काफ़ी है, वो भी इसलिए कि अपडेट रहें आप। कल को कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है तो क्या पता कोई न्यूज़ रिपीटेटिव हो और वो आपके प्रीलिम्स में काम आ जाए। इसलिए करंट अफेयर्स सुनना कभी मत छोड़े। वीडियो में घंटे भर का वीडियो रहता है, इसको देखिए एंड प्रीलिम्स के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, राइट। और कुछ भी इशू होता है तो ये नंबर है, आप इसके ऊपर बात करके, इस वेबसाइट पर विजिट करके हमेशा ही हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो ये पूरा प्रोवाइड कराते हैं, राइट। ओके, कल मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन यूरोप्स डेमोग्राफी। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इन्वेजन जो रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन कर रखा है, उसके बाद में यूक्रेन की सारी बॉर्डर्स एक्सेप्ट रशिया एंड बेलारूस हैव रिमेन्ड ओपन। ऑलराइट, most refugees used one of the 31 border checkpoints in western Ukraine and entered
पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्दोवा। तो सिर्फ 2 पोस्ट को छोड़कर, 2 बॉर्डर्स को छोड़कर जितनी भी बाकी बॉर्डर्स थी वो ओपन हैं। जो रिफ्यूजीज़ हैं उन्होंने 31 बॉर्डर चेक पॉइंट्स में से एक को यूज़ करा है बेसिकली, और पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, इन सब कंट्रीज़ में उन्होंने रिफ्यूज लिया है। सो इट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट यूरोपियन डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स। तो यूरोप की फ़िलहाल जो मीडियन एज है वो 43 ईयर्स है, एंड इट इज़ नियरली जस्ट 4 ईयर्स ओल्डर देन दैट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, विच इज़ द नेक्स्ट ग्रेएस्ट रीजन। तो बेसिकली बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन है अभी फ़िलहाल यूरोप की, और नॉर्थ अमेरिका जो है सेकेंड नंबर पे आता है। ऑलराइट, द पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इज एक्सपेक्टेड टू पीक एट जस्ट शाई ऑफ 450 मिलियन विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एंड देन डिप बिलो 424 मिलियन बाय 2070। तो यूरोपियन पॉपुलेशन यूनियन की जो पॉपुलेशन है वो अभी कुछ सालों में मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगी, दैट इज़ 450 मिलियन, और 2070 तक वापस से कम होकर ये 424 मिलियन पर ही आ जाएगी। क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को बोला है एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम फॉर सम नेशंस, क्योंकि इसकी वजह से कई नेशंस की पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन ऑफ रिफ्यूजीज। यूक्रेन वॉर शुरू होने से अब तक 5.6 मिलियन पीपल जो हैं, इन मेजरली औरतें और बच्चे, वे अपना होमलैंड है वहाँ से फ्ली कर चुके हैं, वहाँ से निकल चुके हैं, और दूसरी कंट्रीज़ में उन्होंने रिफ्यूज लिया है। और बेसिकली ज़्यादातर जो रिफ्यूजीज़ गए हैं वो गए हैं वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं यूक्रेन के, वहाँ पर। पोलैंड जो है इट हैज़ टेकन मोर देन हाफ ऑफ दीज। तो जितने भी 5.6 मिलियन पीपल जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में रिफ्यूज लिया है, उसके मोर देन हाफ जो लोग हैं वे पोलैंड द्वारा रिफ्यूज दिए गए हैं। The population of Warsaw expanded by 17% in weeks according to the figures put out by United Nations High Commissioner for Refugees। तो UNHCR के अकॉर्डिंग वॉर्सो की पॉपुलेशन कुछ हफ्तों में ही 17% इंक्रीज हो गई है। हंगरी, जिसकी पॉपुलेशन 10.7 मिलियन थी 1980s में और 2020s में 9.8 मिलियन के आसपास थी, वहाँ उसने अभी तक 5 लाख से ऊपर यूक्रेनियंस को रिफ्यूज दिया है। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूजीज़ गए हैं वो गए हैं पोलैंड में, फॉलोड बाय रोमेनिया, देन उसके बाद में मोल्दोवा, हंगरी, रशियन फेडरेशन, बेलारूस। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रिफ्यूजीज़ फ्ली करे हैं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ गए हैं? पोलैंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, डेमोग्राफिक गेनर्स। Countries to the west of Ukraine look like demographic gainers, although the influx is putting a strain on some, especially Moldova, which has received more than 4 lakh refugees, equivalent to 15% of its population. तो यूक्रेन की जो वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोग्राफिक गेनर्स हैं, मतलब वहाँ पर रिफ्यूजीज़ गए हैं। कुछ कंट्रीज़ पर इसकी वजह से स्ट्रेन भी आया है, जैसे मोल्दोवा की बात करें तो उसने अपनी कैपेसिटी के जो उसकी टोटल पॉपुलेशन उसका 15%, दैट इज़ अबाउट 4 लाख रिफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट किया है। पोलैंड की बात करें तो वहाँ पर 2020 में ऑलरेडी 1.4 मिलियन यूक्रेनियंस रहते थे, काम करते थे। अब उसके बाद में कई मिलियंस और आ गए हैं। सो द कंट्री, ये कंट्री जो है ये वापस से यूक्रेनियन मेजॉरिटी वाली कंट्री बन रही है। Other European countries, especially those with large Ukrainian diaspora, stand to gain. Around 1.5 million refugees have moved to countries farther west, including Germany, Italy, and France, according to an estimate by Gillian Triggs of United Nations Refugee Agency. तो 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो हैं वो वेस्ट से भी काफ़ी आगे चले गए, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये बिफोर द वॉर अबाउट 250,000 Ukrainians lived and worked in Italy, where the median age is 4 years higher than in Europe overall and the fertility rate is among the lowest. तो वॉर से पहले अराउंड 2.5 लाख जो यूक्रेनियंस थे वो इटली में रहते थे, काम करते थे। वहाँ पर मीडियन एज ऑलरेडी 4 ईयर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप, और फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है। इस साल के पहले 3 महीनों में ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन जो है वो 0.5% से भर गई है, अराउंड 9 मिलियन से ज़्यादा हो गई है, एंड 83% ऑफ दैट ग्रोथ वॉज फ्रॉम यूक्रेनियन इमिग्रेशन। तो ये जो 83% इसका ये जितनी भी ग्रोथ हुई है इसका 83% यूक्रेनियन इमिग्रेशन की वजह से हुआ है। ऑलराइट,
द राइज एंड फॉल इन असाइलम एप्लीकेशन टू EU। तो EU कंट्रीज में असाइलम एप्लीकेशंस किस तरह से बढ़ी हैं, कब गिरी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा एक ग्राफ है कि 2011 से 2050 तक ग्रेजुअली बहुत स्टीपली पॉपुलेशन, ये जो असाइलम एप्लीकेशंस है वो इंक्रीज हुई। देन सडनली एक स्टीप फॉल आया टिल 2018। उसके बाद में 2019 में थोड़ा सा असाइलम एप्लीकेशंस इंक्रीज हुई एंड 2020 में एकदम से असाइलम एप्लीकेशंस गिर गई। तो दिस शोज कि यूरोपियन यूनियन में पॉपुलेशन जो असाइलम एप्लीकेशंस है वो किस तरीके से राइज एंड फॉल कर रही है, क्या ट्रेंड्स हैं अकॉर्डिंग टू द जियोपॉलिटिकल अरीना। नाउ व्हाट इज सिचुएशन इन यूक्रेन एंड रशिया? It is a demographic disaster for Ukraine, which was already fighting with a shrink in population due to immigration and fewer births. तो already यूक्रेन में क्या था कि जो लोग थे वो माइग्रेट कर रहे थे टू अदर कंट्रीज, अदर रीजन्स फॉर वर्क एंड फॉर लिविंग। तो वहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी, बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा, ह्यूमन बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा कम थे। इस वजह से क्या है कि पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत फाइट कर रही थी, और अभी इस वजह से, वॉर की वजह से लोगों ने रिफ्यूज दूसरी कंट्रीज में लेना स्टार्ट कर दिया है। तो एक डेमोग्राफिक डिजास्टर है यूक्रेन के लिए। फरवरी से लेकर अब तक more than a quarter of population has been forced to move, including 7.7 million people displaced within the country. रशिया की बात करें तो एजुकेटेड रशियंस ने तो कंट्रीज को, अपनी कंट्री को छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्वेजन के बाद से रशिया अब कुछ ज़्यादा अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर नहीं पाएगी, बिकॉज सारे जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स अ वॉर। रशिया हैज़ बीन स्प्लैशिंग आउट कैश टू एनकरेज विमेन टू हैव बेबीज। रशिया जो है वो औरतों को एनकरेज कर रहा है, वो कैश दे रहा है, कैश बेनिफिट्स दे रहा है ताकि ज़्यादा बच्चे वे पैदा करें। 2020 में जो रशिया में वन टाइम मैटरनिटी कैपिटल पेमेंट दी जाती थी वर्थ ₹7,600 टू फैमिलीज व्हेन एवर दे हैव द फर्स्ट बेबी। इससे पहले सिर्फ ये उनको ही अवेलेबल थी जिनके ऑलरेडी एक बच्चा था। ऑलराइट, तो पुतिन को ने फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए ये ऐसा काम किया, इस तरह का डिक्लेरेशन दिया। लेकिन अगर ये वॉर चलता रहा तो ये जो ट्रेंड है, ये क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज वहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं और भी कई डायमेंशंस हैं, तो ये ट्रेंड जो है ये उलट सकता है, बदल सकता है। इज द डेमोग्राफिक चेंज लॉन्ग लास्टिंग? तो इसकी क्या फिजिबिलिटी है, कब तक ये डेमोग्राफिक चेंज चलेगा, उसके बारे में है। Most of the refugees who have fled Ukraine in the face of war are women and children, as men in the age bracket of 18 to 60 have been compelled by the government to remain in the country. तो ज़्यादातर रिफ्यूजीज जो कि यूक्रेन छोड़ के गए हैं वो औरतें हैं या बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये डायरेक्टिव निकला था कि 18 to 60 ईयर्स के जो लोग हैं, जो मेल्स हैं, दे कैन नॉट लीव द कंट्री, दे हैव टू सर्व इन द आर्मी। Thus, if the war is short, women and children will probably return quickly to Ukraine to reunite with their husbands and fathers. तो अगर ये कुछ टाइम के लिए वॉर चलता है, छोटे टाइम के लिए चलता है, तो औरतें और बच्चे वापस से अपनी कंट्री में आ जाएंगे ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ में रीयूनाइट हो सके। Alright, but it also depends on how long the war lasts and on how much damage is inflicted on their home country. तो ये भी डिपेंड करता है कि कब तक ये वॉर चलता है। अगर साल 2 साल ये वॉर चलता रहा तो ये एक अलग मैटर हो जाएगा। उसके अलावा कितना डैमेज उनकी होम कंट्री पे इन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो गया, सो कुछ पर्क ही नहीं बचेगा उनके पास में वापस से रिटर्न करने के लिए। सो दिस इज ऑल द मेजर इशू। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन कि अगर ये वॉर चलता रहा तो यूक्रेन की इकोनॉमी है वो वापस से रिवाइव नहीं कर पाएगी, और बाद में वॉर ख़त्म होने के बाद में जो यूक्रेनियन मैन जो फिलहाल आर्मी के सर्व करने के लिए अभी तक यूक्रेन में रुके हुए हैं वो भी वेस्ट की तरफ मूव कर जाएंगे अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज। ऑलराइट, the government of the countries they move to provide more jobs to the newcomers, the migration might become long lasting. उसके अलावा जिन कंट्रीज में वो माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पर उनको लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है तो वो डेफिनेटली वही प्रेफर करेंगे। Alright, so Ukraine is on the brink of where the Balkan states were during the 1-year-long war, which robbed some of the brightest and best of a generation. तो ये एक इशू है, ज़्यादा टाइम तक वॉर चलता है तो इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशंस होंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड पे भी, उसके अलावा इकोनॉमी पे भी बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन। सो दिस इज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इंडिया सीज द इमर्जेंस ऑफ 100th यूनिकॉर्न। ऑलराइट, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है
कि अभी यूनिकॉर्न्स इंडिया में बहुत अनप्रेसिडेंटली इंक्रीज हुए हैं और अभी फ़िलहाल हाल ही में इंडिया में 100th यूनिकॉर्न आया है, बना है। ऑलराइट, सो यूनिकॉर्न होता क्या है बेसिकली? वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 मिलियन से ज़्यादा होती है, तो उन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बोल दिया जाता है। तो अभी 100 ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जिनका वैल्यूएशन इज मोर देन $1 बिलियन। ऑलराइट, the Indian startup ecosystem is the third largest in the world, all right, and it is home to 100 unicorns with a total valuation of 332.7 billion. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए in terms of startup ecosystem. All right, so this is all the context. Now let us discuss about the common features of unicorn. Disruptive innovation. तो basically जितने भी unicorns हैं, they have brought a disruption in the field they belong to. For example, Uber transformed commuting. तो जिस तरीके से मतलब बदल दिया, डिस्ट्रप्शन यहाँ पर है कि इनोवेशन ला दिया है हर एक प्रोसेस में। कि अभी जैसे ऊबर है, ऊबर ने क्या किया है, जो कम्यूटेशन जिस तरीके से करते हैं उसको चेंज कर दिया है। 2 व्हीलर्स भी वो प्रोवाइड करता है, 4 व्हीलर्स भी वो प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी ऑफ द पर्सन। ऑल राइट, तो ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स। कंज्यूमर फोकस्ड है, इनका जो गोल होता है वो होता है कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज लाना जो कि कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल हो। तो कंज्यूमर टारगेटेड इनकी टेक्नोलॉजी होती है। ऑल राइट, कंज्यूमर फोकस्ड होते हैं ये। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ये चीज़ों को अफोर्डेबल फॉर्म में डेवलप करते हैं कि कोई भी कॉमन मैन जो है वो उसको आसानी से यूज़ कर सके। प्राइवेटली ओन्ड, ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स जो है वो प्राइवेटली ओन्ड हैं और वो अपना वैल्यूएशन जो विच गेट्स देयर वैल्यूएशन बिगर व्हेन द एस्टैब्लिश्ड कंपनी इन्वेस्ट इन। तो ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स प्राइवेटली ओन्ड है और जब उनमें इन्वेस्टमेंट आता है तब वो धीरे धीरे उनका वैल्यूएशन इंक्रीज होता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड, 87% of the unicorn products are software, 7% are hardware, and rest 6% are product and services. All right. Now startups and unicorns in India. तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है आफ्टर यूएस एंड चाइना। द नंबर ऑफ न्यूली रिकग्नाइज स्टार्टअप्स इंक्रीज्ड टू ओवर 14,000 इन 2021 to 22 फ्रॉम 733 इन 2016-17। तो स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो 2021 में फिलहाल 14,000 स्टार्टअप्स हैं, जबकि 16-17 में ओनली 733 थे। 44 Indian startups have achieved unicorn status in the 2021, taking the overall tally of unicorns to 100, most of which are in service sector. तो 44 इकोसिस्टम्स जो 44 इंडियन स्टार्टअप्स जो है उन्होंने 2021 में यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया था और अब जो टोटल टैली है फिलहाल 2021 में 83 थी पर अभी फिलहाल 100 है और इनमें मैक्सिमम कहाँ है, सॉफ्टवेयर में है, सर्विसेज सेक्टर में है। द ग्रोथ ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया हैज़ बीन फिनोमिनल इन द पास्ट 2 years। 2018 में देयर वर जस्ट 17 यूनिकॉर्न्स और 2020 में ये 38 पहुँच गए और 21 में 71 और काउंटिंग थे और अभी फिलहाल 100 हो गए हैं। सबसे सक्सेसफुल इंडियन यूनिकॉर्न्स हैं लेंसकार्ट, क्रेड, मीशो, फार्मेसी, लीशियस, ग्रोफर्स। ऑलराइट, फिनटेक जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू द यूनिकॉर्न्स। ऑलराइट, तो फिनटेक का एडिशंस कौन कौन से यूनिकॉर्न्स में, क्रेड हो गया, ग्रो, जेटा, भारत पे, मोबीक्विक, अपस्टॉक, स्लाइस, ये सब जो हैं ये फिनटेक कंपनीज हैं, फिनटेक यूनिकॉर्न्स हैं। उसके अलावा कई एडटेक्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं लाइक बायजूस, एराइडटस, अपग्रेड, वेदांतु, ये भी बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। कि इंडिया में इतने सारे यूनिकॉर्न्स इतना अनप्रेसिडेंटली ग्रो कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? द पैंडेमिक एक्सेलरेटेड द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल सर्विसेज बाय कंज्यूमर्स, हेल्पिंग स्टार्टअप्स एंड न्यू एज वेंचर्स बिल्ड टेक फोकस बिजनेस फॉर कस्टमर्स। तो पैंडेमिक में क्या हुआ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अडॉप्शन होने लग गया, कंज्यूमर्स घर से काम करने लग गए तो उन्हें अलग अलग तरह के अप्लाइंसेस का रिक्वायरमेंट होने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का रिक्वायरमेंट होने लग गया। तो इसलिए कस्टमर्स के लिए टेक फोकस बिजनेसेस का डेवलपमेंट होने लगा। कई इंडियंस जो थे वो ऑनलाइन सर्विसेज पे मूव कर गए, लाइक फूड डिलीवरी, एडटेक, ई ग्रोसरी, क्लासेस ऑनलाइन चलने लग गई, फूड डिलीवर करवाने लग गए लोग, ग्रोसरीज ऑनलाइन मंगाने लग गए। तो इस वजह से ऑनलाइन सर्विसेज में काफ़ी बूम आया।
The work from home culture helped increase the number of startups user base and expedited their business expansion plans and attracting investors. तो जो work from home culture जो develop हुआ उसके बाद में क्या हुआ, startups का user base increase हुआ, उनके business plan अच्छे वो develop हुए, उसके अलावा investors ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए investment करना शुरू कर दिया. उसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ की वजह से भी यूनिकॉर्न्स को बहुत फ़ायदा मिला है. The get big fast strategy is being pushed by several investors under which businesses strive to develop quickly by raising significant amount of money and lowering prices to outperform their competitors in the market. तो जो गेट बिग फास्ट स्ट्रैटेजी है वो कई इन्वेस्टर्स द्वारा पुश की जा रही है ताकि बिजनेस जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करवा सकें और कॉम्पिटिटर्स को हटा सके कॉम्पिटिशन से. Many startups become unicorn as a result of buyouts from major public corporations that prefer to focus on acquisitions to grow their businesses rather than investing in internal growth. तो कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कैसे बने? क्योंकि उनके अंदर पब्लिक कॉरपोरेशंस ने बाय आउट किया है, इन्वेस्ट किया है. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस टू स्टार्टअप्स? बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप्स जितना ग्रो कर सकते हैं इंडिया में उतना नहीं कर पा रहे. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज इज लैक ऑफ फाइनेंसिंग. तो फाइनेंस का बहुत बड़ा इशू है. कई स्टार्टअप्स के पास में इतने इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उनके पास में वो इतने फाइनेंस नहीं है कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो रिमेन्स अ मेजर चैलेंज क्योंकि इंक्यूबेटर्स, साइंस टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये सब मेजर रोल प्ले करते हैं और यही अवेलेबल इंडिया में नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है उतना. रेगुलेटरी बॉटलनेक्स बहुत सारे, इतने सारे कुछ ड्रॉबैक्स और लूप होल्स भी हैं. गवर्नमेंट एजेंसीज में रेड टेपिज्म है, अनविलिंगनेस है, पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है. तो इन सब की वजह से क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत बड़ा इशू हो जाता है. कई लोगों के पास में आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो उनको इसी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. कॉम्प्लायंस, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, जैसे कि मैंने बताया रेड टेपिज्म हो गया, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज हो गई, ये भी एक मेजर चैलेंज है. लोअर सक्सेस, सेवरल स्टार्टअप्स हैव फेल्ड टू कैप्चर द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. कई स्टार्टअप्स के पास में आइडिया बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन की उनके पास स्किल्स नहीं होती है और इस वजह से वो फेल हो जाते हैं. सक्सेस रेट इनका लो रहता है. लैक ऑफ बिजनेस इनोवेशन, ठीक है. तो इनोवेशन, इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं उनके पास में इनोवेटिव मॉडल्स नहीं है. आइडियाज़ बहुत सारे हैं पर उनको किस तरीके से इनोवेटिव वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं या बाकी जो डायमेंशंस हैं उनको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, वो उनके पास में ऐसे आइडियाज़ नहीं हो, अभी भी उस पर लैक कर रहे हैं. नॉन कम्पिटिटिव इंडियन मार्केट्स, तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं वो दे सर्व ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इंडियंस हु लिव इन अर्बन इंडिया. तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं कुछ ही इंडियंस को सर्व कर पाते हैं जो कि अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं. जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी नीड्स एड्रेस नहीं हो पाती या उनके पास में वो रीच नहीं होती कि वो उस प्रोडक्ट तक पहुंच पाए. डिजिटल डिवाइड, जो शहरों में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं उनके बीच में डिजिटल डिवाइड है. कई जगह गांव में इंटरनेट नहीं आता है, कहीं स्पीड नहीं आती है. तो बहुत सारे डिजिटल डिवाइड होने की वजह से क्या होता है कि स्टार्टअप्स इतना अपनी कैपेसिटी में ऑपरेट नहीं कर पा रहे. Behavioral changes, inducing changes is costly for new businesses since they must keep the client interested throughout. The change in consumer behaviors affects a startup both positively and negatively. तो बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत बड़ा मैटर करते हैं क्योंकि टाइम के साथ में कंज्यूमर्स की नीड बदलती रहती है. तो उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना बहुत कॉस्टली हो जाता है उन लोगों के लिए, स्टार्टअप्स वालों के लिए. तो इस वजह से क्या होता है कि उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि उनके पास में इनोवेशंस करने के लिए आइडियाज़ बन जाते हैं. लेकिन उनके पास में नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि उनके पास में पैसा नहीं होता है, उसके अलावा उनके पास में वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं. Consumption of services, it appears that the corporations and valuation experts assume exponential demand growth over long periods which may be an overestimation. तो ऐसा फील होता है कि जो कॉरपोरेशन और वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स हैं वो अज्यूम कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियली डिमांड ग्रो करेगी ओवर लॉन्गर पीरियड्स. तो ओवर एस्टिमेशन हो जाता है. सर्विसेज जिस तरीके से कंज्यूम होनी चाहिए, जिस तरह से कंज्यूम हो रही है, उसका एक्चुअल एस्टिमेशन नहीं मिल पाता है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर हेल्पिंग स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या होते हैं. सो फर्स्ट इज मुद्रा स्कीम. तो इस स्कीम के थ्रू क्या होता है, स्टार्टअप्स जो हैं बैंक से लोन्स लेते हैं टू ग्रो स्टेबलाइज. ऑलराइट, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मुद्रा स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. सेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन फंड, गवर्नमेंट ने इसमें 1000 करोड़ एलोकेट किए थे ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और नए जॉब्स क्रिएशन के लिए पैसा दिया जा सके, मेनली इन द टेक्नोलॉजी ड्रिवन डोमेन्स.
ई बेस पोर्टल, तो ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल है जो कि 14 रेगुलेटरी परमिशंस और लाइसेंसेस को एक सोर्स पर इंटीग्रेट करता है। क्रेडिट गारंटी फंड, तो इंडिया ने क्या किया कि कोलैटरल फ्री क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए माइक्रो MSMEs को कोलैटरल फ्री, बिना कुछ गिरवी रखे या बिना कुछ उधार कुछ गारंटी के फ्री क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, ये एक 10,000 करोड़ रुपीस का कॉर्पस फंड था जो कि स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान की लाइंस में सेटअप किया गया था। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। टैक्स सॉप्स, तो टैक्स एग्जेम्पशंस भी दी गई हैं, लाइक कैपिटल गेन्स टैक्स पे एंजल टैक्स हटा दिया गया है, 3 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन होता है। ऑलराइट, तो ये इतने सारे एग्जेम्पशंस जो हैं गवर्नमेंट ने दे रखे हैं इन स्टार्टअप्स को ताकि वो फ्लरिश कर सके। नाउ क्या कर सकते हैं और स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, तो फिलहाल इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में है, स्टार्टअप्स भी ग्रो कर रहे हैं। यूनिकॉर्न्स जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए। ऑलराइट, ज़्यादातर स्टार्टअप्स तभी यूनिकॉर्न बन सकते हैं जब उनका इम्प्लीमेंटेशन सही हो, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही हो। ज़्यादातर कंज्यूमर सेंट्रिक मॉडल्स जो हैं उनमें इनोवेशन की ज़रूरत है ताकि पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, उनकी नीड्स को एड्रेस किया जा सके। टारगेट सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिट नहीं होना चाहिए, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी पहुँच बनाना ज़रूरी है ताकि, और इसके लिए डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना इज़ अ मेजर इशू। प्रॉपर ब्रांडिंग एंड स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी का यूसेज हो गया, कंज्यूमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी एक्विजिशन हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि वेंचर कैपिटलिस्ट और जो अपने दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सकें टुवर्ड्स द न्यू स्टार्टअप्स। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर, ऑलराइट, तो ये क्या करते हैं, ये भी टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और इनका यूज़ करके स्टार्टअप्स जो हैं वो अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन न्यूज़ अबाउट द स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स। ऑलराइट, सो यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा का हो जाता है। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़।